बड़ा ही अद्भुत दृश्य उभर रहा था माँ बेटे के प्रेम का। यहाँ पर माँ अहिल्या कबूतरों को दाना खिला रही थी और मालेराव बड़े प्यार से माँ अहिल्या को निहार रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि मैं कितना नादान था जो कि अपनी माँ के इतने प्यारे व्यवहार से इतने समय तक वंचित रहा। मेरी माँ का व्यवहार तो सिर्फ मनुष्य के प्रति ही नहीं बल्कि जानवरों के प्रति भी, पक्षियों के प्रति भी कितना करुणामय है। यहाँ पे माँ अहिल्या मालेराव को समझाती है कि मालेराव, यह प्रकृति है, प्रकृति हमें हर चीज सिखाती है, हमें प्रकृति के बीच में रहना चाहिए। हम अपनी रोजमर्रा की व्यस्तता में इतना खो जाते हैं कि हम प्रकृति से दूर हो जाते हैं, परंतु इंसान को यह भूलना नहीं चाहिए कि वह भी प्रकृति का ही एक हिस्सा है। प्रकृति ही हमारी सबसे पहली गुरु होती है और मेरे जीवन में और भी कई गुरु रहे हैं, जैसे कि तुम्हारे दादा साहेब मल्हारराव होळकर जी और तुम्हारे बाबा साहेब खंडेराव जी। इनसे भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, परंतु प्रकृति हम सबकी माँ है, यह हमें हर पल हर कदम पे कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाती है। तब माँ अहिल्या मालेराव को कहती है कि मालेराव, हमारी प्रजा पर जो इतना बड़ा अत्याचार हुआ है सौभाग सिंह चंद्रावत के कार्य में, वहाँ पर जाकर देखो प्रजा का क्या हाल है। क्या तुम मेरी उस सखी के घर पे गए थे जिसने मेरे प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे? मालेराव कहते हैं, आई साहब, मुझे समय ही नहीं मिला युद्ध के बाद, क्योंकि युद्ध के बाद आपकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि मेरा पूरा ध्यान आपके ऊपर ही केंद्रित था, पर अब मैं जरूर जाके उनके घर पे एक भेंट करके आऊंगा। माँ अहिल्या कहती, मालेराव, इसके साथ ही साथ हमें अपनी प्रजा का भी ध्यान रखना चाहिए कि वह प्रजा की क्या हाल चाल है, कि हमारी प्रजा किस हाल में है। तब मालेराव कहते हैं, ऐसा है, प्रजा के हाल तो अच्छे ही होंगे, हमारे पास तो ऐसा कोई भी समाचार नहीं आया। तब माँ अहिल्या कहती है, मालेराव, हमारी प्रजा इतनी समझदार है कि वह हमें संकट में देख के अपनी समस्याएं बताने हमारे पास नहीं आएगी। हमें कुछ ऐसा प्रबंध करना होगा कि जिससे वह समस्याएं हमारे पास पहुंच सके। तो माँ अहिल्या सुझाव देती है मालेराव को जनता के दरबार का, जनता का दरबार जिसमें प्रजा का कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेके वाड़े में आ सकता है और राज परिवार के सामने, महाराज के सामने अपनी समस्या रख सकता है। बड़ा ही अच्छा विचार था माँ अहिल्या का, जिससे मालवा की जनता को काफी फायदा होने वाला था। माँ अहिल्या इसके बाद अपने वाड़े में मालेराव से चर्चा करते हुए आगे बढ़ रही थी कि बाबा साहेब ने राजमहल में कुछ नियुक्तियां की है, उन्हें तुम जरूर देख लेना। द्वारकाबाई की दासी यमुनाबाई भी वहां से जाते जाते सुन लेती है। और यहाँ पे मालेराव और माँ अहिल्या अपने कक्ष में आते हैं और मालेराव कहते हैं कि मैनाबाई से मैं कहूँगा कि वह आपके स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखे। मैनाबाई का जिक्र आते ही माँ अहिल्या मालेराव से कहती है कि जब तुम सौभाग सिंह चंद्रावत की कैद में थे तब मैनाबाई तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थी, वह तुम्हारे लिए भगवान से रोज प्रार्थना करती थी। अब तुम्हारा यह फर्ज बनता है कि तुम मैनाबाई का अच्छे से ख्याल रखो। इसके बाद मालेराव को अपने कक्ष में मैनाबाई के साथ बताया जाता है। मैनाबाई मालेराव जी को तैयार कर रही थी अगले दिन के दरबार के लिए। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है पति पत्नी के पवित्र प्रेम का दृश्य। मालेराव जो कि मैनाबाई से शुरू से दूर दूर रहे, परंतु अब मालेराव की नजरों पर से वह झूठ, वहम और अहंकार का पर्दा हट चुका था। अब मालेराव वास्तविकता को देख पा रहे थे और वह समझ पा रहे थे कि उनकी पत्नी मैनाबाई उनसे कितना प्रेम करती है, उन्हें उनकी कितनी फिक्र है। तो अब दोनों के बीच में, एक पति पत्नी के बीच में जिस तरह का प्यार होना चाहिए था, वह उभर कर हमारे सामने आ रहा था। और वाड़े में षड्यंत्र करने वाले अपने षड्यंत्र पर काम कर रहे थे। यहाँ पर द्वारकाबाई की दासी यमुनाबाई उनके पास जाती है और द्वारकाबाई से कहती है कि दरबार में नई नई नियुक्तियां हो रही है, कितना अच्छा होता यदि इन नियुक्तियों में हमारे जमाई साहब को भी एक पद मिल जाता। अब द्वारकाबाई के दिमाग में यह बात डाल दी गई है, अब जरूर वह कोई ना कोई चाल तो चलेगी ही। वाड़े में चल रही इस तरह की नीतियों से अनजान मालेराव और मैनाबाई यहाँ पे एक दूसरे के प्यार में मग्न दिखाई दे रहे थे। और मालेराव जब दरबार में आते हैं तब उनका सचिव उनके सामने वह सूची रख देता है, वह आदेश रख देता है जिसमें दरबार में नई नियुक्तियों की सूची रखी थी। वह कहता है कि इसमें मल्हार सरकार ने मोहर लगा दी गई है और इस पे आपकी मोहर लगाना भी जरूरी है, क्योंकि अब आप ही दरबार के सर्वे सर्वा हो। पर मालेराव जब उस आदेश को पढ़ते हैं तब उनका खून खोल उठता है, क्योंकि इस आदेश में एक ऐसे व्यक्ति का नाम था जिससे मालेराव इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करते थे, और वह नाम था गुणो जी का। मालेराव पूछते हैं अपने सचिव से, क्या वाकई में इस आदेश पे दादा साहेब ने हस्ताक्षर किए हैं, उन्होंने स्वयं मोहर लगाई है? तब वह दीवान कहता है, हाँ, उनके अधिकारी ने ही इस पे मोहर लगा के हमारे पास भेजा है। तब मालेराव क्रोध में अपनी आई साहब के पास जाते हैं और वह आई साहब से कहते हैं कि दादा साहब ऐसा कैसा कर सकते हैं। माँ अहिल्या को भी काफी आश्चर्य होता है कि हाँ, इस तरह के आदमी को नियुक्ति कैसे दे सकते हैं दादा साहब। मालेराव कहते हैं कि हमें शीघ्र ही दादा साहब के पास पूर्णा में
पत्र भेजकर इसकी पुष्टि करवा लेनी चाहिए कि क्या उन्होंने आदेश भेजा है या नहीं भेजा था इस तरह का। तब माँ अहिल्या कहती कि बाबा साहेब अभी स्वर्गीय पेशवा नाना साहेब के मृत्यु के उपरांत शोक व्यक्त करने के लिए पुणे में गए हैं। ऐसे समय में हमें उन्हें इस तरह के कार्य की पुष्टि के लिए पत्र लिखना उचित नहीं होगा। तब मालेराव कहते हैं कि ठीक है, अब मुझे पता है कि मुझे इस पत्र का क्या करना है। मालेराव तेजी से लेकर उस पत्र को द्वारकाबाई के कक्ष में जाते हैं और वह कहते हैं कि ये सब क्या है। तब द्वारकाबाई उस पत्र को पढ़ती है, उस आदेश को पढ़ती है और द्वारकाबाई कहती है, अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है, इसमें तो हमारे जमाई साहब को दरबार में नियुक्त कर लिया गया है, तुम तो बहुत अच्छी खबर लेके आए हो मालेराव। तब गुणो जी कहता है, अरे मैं भी क्या देख सकता हूँ इसे। और गुणो जी भी देखता है कि वाकई में उसकी नियुक्ति कर दी गई है। गुणो जी मन ही मन खुश हो जाता है। पर हम सबको पता है कि मल्हार सरकार कभी इस तरह का आदेश पारित नहीं कर सकते, इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ साजिश है, कुछ ना कुछ षड्यंत्र है। अब देखना होगा कि किस तरह से मालेराव और माँ अहिल्या इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करती है और गुणो जी की सच्चाई कब सबके सामने आती है।